हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का सिविक्स बुक से चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट और डेमोक्रेसी का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें जो कंट्री का गवर्नमेंट होता है उसको लोग चुन के भेजते हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट डज डेमोक्रेसी डू। कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेसी फॉलो कर रहा है तो उस कंट्री के लिए वो डेमोक्रेसी जो सिस्टम है वो क्या दे रहा है उस कंट्री को। या फिर इसी क्वेश्चन को हम एक अलग वे में अगर बोले तो ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट आउटकम्स कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। अगर हम मतलब कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करेगा तो उस डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या फ़ायदा है डेमोक्रेसी को फॉलो करने से। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या ये डेमोक्रेसी उन सब एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है कि नहीं इन रियल लाइफ। समझ रहे बात का गहराई। पहला क्वेश्चन क्या होगा, ये मतलब इसी में पूरा चैप्टर समाया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम क्या देखेंगे कि हम लोग डेमोक्रेसी से क्या क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्या क्या डेमोक्रेसी को फुलफिल करना चाहिए। और दूसरा, रियल लाइफ में डेमोक्रेसी कितना परफॉर्म करता है वो चीज़ हम देखेंगे। वही थीम है इस चैप्टर का। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेक्टेशन और उसके बाद देखेंगे एक्चुअल आउटकम्स। इन सब रेस्पेक्ट में क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट हम कैसा एक्सपेक्ट करते हैं और कैसा हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है वो डिस्कस करेंगे। फिर इकोनॉमिक वेलबींग के मामले में देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है, डेवलपमेंट कितना हुआ है। इनइक्वालिटी के मामले में देखेंगे कि डेमोक्रेसी से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और डेमोक्रेसी कितना एक्चुअल आउटकम देता है। ठीक है, फिर सोशल डिफरेंस के मामले में देखेंगे कि कितना रिड्यूस हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना होना चाहिए। फिर कन्फ्लिक्ट एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और डेमोक्रेसी क्या क्या हमें एक्चुअल आउटकम देता है। समझ रहे हैं। तो यही दो क्वेश्चन हमें मेन यहाँ पे देखना है, एक ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है और एक रेड अंडरलाइन किया हुआ है। पूरा चैप्टर को हम पढ़ेंगे यही दो क्वेश्चन को ध्यान में रख के कि डेमोक्रेसी से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीजनेबली और डेमोक्रेसी क्या क्या रियल लाइफ में हमें देता है, एक्चुअल आउटकम क्या देता है वो देखना है। समझे। तो ये दो कीवर्ड अपने मन में बैठा लीजिए, एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल आउटकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक दिया है वो है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। डेमोक्रेसी से जो रिजल्ट जो डेमोक्रेसी देता है उसको हम कैसे आकलन करेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक के क्लासेस में आपने क्लास 9 में और जो भी पहले के जो चैप्टर्स है उसमें आपने जो पढ़ा है उससे ये चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि जो डेमोक्रेसी है ये एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, कंपेयर टू अदर फॉर्म जैसे कि डिक्टेटरशिप हो गया या फिर एनी अदर अल्टरनेटिव, मिलिट्री रूल हो गया। ठीक है, या फिर रिलीजियस लीडर के द्वारा रूल हो गया, मोनार्की हो गया। इन सब के कंपैरिजन में डेमोक्रेसी जो है ये एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसा क्यों बोलते हैं, ये 5 रीजन का वजह से बोलते हैं। ठीक है, हमने पहले के क्लासेस में पढ़ के ये महसूस किया है कि डेमोक्रेसी इसलिए बेटर है क्योंकि नंबर 1 इट प्रोमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। समझ गए। नंबर 2 इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। नंबर 3 इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंट्री में कोई भी पॉलिसी आता है तो उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। नंबर 4 प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई मतभेद है तो उसके लिए भी मेथड है कि उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। कोई मिस्टेक भी हो जाए तो हर चीज़ का प्रोसेस है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये 5 रीजन का वजह से, आगे इस चैप्टर में बहुत सारा रीजन देखेंगे हम, फिलहाल आप अभी ये 5 याद कर लीजिए। इन 5 रीजन का वजह से डेमोक्रेसी को अच्छा माना जाता है कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे 2-4 वर्ड आप अपने मन में बैठा लीजिए, बहुत काम देगा इस चैप्टर में। पहला वर्ड है डेमोक्रेसी, जो कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो गवर्नमेंट होता है वो लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। ठीक है, दूसरा है डिक्टेटरशिप। ठीक है, ये सब वर्ड आप अपने मन में बैठा लीजिए। और डेमोक्रेसी इन सब रीजन का वजह से बेटर है कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में कि हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कैसे डेमोक्रेसी बेटर है। तो आप ये 5 रीजन तो दे ही सकते हैं और आगे इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा रीजन देखेंगे जो आप इस आंसर में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आप आगे देखें। तो ये सब जो हमने देखा रीजन्स कि डेमोक्रेसी इन सब रीजन से बेटर है कंपेयर टू डिक्टेटरशिप, तो ये सब क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशन है। हम डेमोक्रेसी से ये सब चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब सवाल आता है कि क्या ये रियल लाइफ में ये सब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होता है कि नहीं। ठीक है, अगर हम लोगों से बात करें तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर लोग किसको सपोर्ट करेंगे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे कंपेयर टू
अदर अल्टरनेटिव्स क्या क्या है, मोनार्की हो गया, मिलिट्री या फिर रिलीजियस लीडर के द्वारा रूल हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, ठीक है। इन सब के कंपैरिजन में लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर लोगों से पूछा जाए कि क्या आप डेमोक्रेसी के वर्किंग से क्या सेटिस्फाइड है, तो वो बोलेंगे नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पे हम एक डायलेमा, असमंजस में पड़ गए हैं। एक तरफ तो हमें लग रहा है कि डेमोक्रेसी अच्छा भी है, लेकिन हम डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड भी नहीं है। तो डायलेमा ये है कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। प्रिंसिपल अगर देख के तो लगता है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में अगर बात किया जाए, प्रैक्टिकल बात किया जाए, तो उतना उसका बेनिफिट दिखता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ मोरल रीजन के कारण फॉलो करें, या फिर कोई प्रूडेंशियल यानी प्रैक्टिकल रीजन्स भी है डेमोक्रेसी को फॉलो करने का, ठीक है। तो इसका आंसर हमें इस चैप्टर में ढूंढना है। आगे देखिए, पूरे वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो लगभग 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब वो लोग डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। क्या क्या, किस तरीके से डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, देखिए। दे हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर दे होल्ड इलेक्शंस करवाते हैं, जो कि कराना ही पड़ेगा अगर डेमोक्रेसी है तो। दे हैव पार्टीज़, उनके कंट्री में पार्टीज़ भी है। और दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और सिटीजन्स को कुछ राइट्स भी मिला हुआ है। तो ये सब क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो बहुत सारे कंट्रीज़ फॉलो करते हैं। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें कौन सा फीचर्स कॉमन है। तो ये जो फीचर्स है ये लगभग सभी डेमोक्रेसी में कॉमन है, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि वाइल दिस फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, लेकिन इन सब फीचर्स को छोड़ के जो डेमोक्रेसीज है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी है, ठीक है। कैसे डिफरेंस है, देखिए। उनमें सोशल सिचुएशन अलग अलग है, इकोनॉमिक अचीवमेंट अलग है, उनका कल्चर अलग है, ठीक है। लेकिन क्या कोई ऐसा चीज़ भी है जो हम हर डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो डेमोक्रेसी है, ठीक है। अभी तक तो हम समझ रहे हैं कि सब डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ तो फॉलो किया जाते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी मतलब हर एक जो कंट्रीज़ है जो डेमोक्रेसी फॉलो करती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी है। इस डिफरेंस का वजह से वो डेमोक्रेसी क्या अचीव करेगा और क्या अचीव नहीं करेगा वो भी डिफ़र करेगा, वो भी काफ़ी अलग अलग होगा, ठीक है। तो इतना सारा डिफरेंस का बीच में क्या कोई ऐसा चीज़ है जो हम सब डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमें आगे के टॉपिक्स में मिलेगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का ही आंसर हम पूरे इस चैप्टर में करेंगे। चलिए फिर आगे और क्या लिखा हुआ है, देखिए। हम लोग डेमोक्रेसी में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है और इतना ज़्यादा फैसिनेटेड है इससे, इसके पीछे इतना पागल है कि हम सोचते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी अगर हम एक बार फॉलो कर लिए ना, तो हमारे कंट्री का सारा सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा एक्सपेक्टेशन, इनमें से कोई भी एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं होता है, तो हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, हम ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, ठीक है। और या फिर हम डाउट करने लगते हैं कि क्या हम डेमोक्रेसी में रह भी रहे कि नहीं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना होगा कि ये डेमोक्रेसी जो है ये सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये कीवर्ड है, ठीक है। ये वर्ड को हमने कहाँ पे देखा था, यहाँ पे भी देखा था। आपको बोलते हैं यहाँ पे याद कर लेने के लिए कि डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब फ्रेज जो है बार बार यूज़ होगा इस चैप्टर में। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझना होगा कि डेमोक्रेसी जो है ये सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये सिर्फ हमें क्या बना कर देगा, कंडीशंस बना के देगा फॉर अचीविंग समथिंग। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अल्टीमेटली जो रोल है वो किसको प्ले करना पड़ेगा, सिटीजन्स को प्ले करना पड़ेगा। सिटीजन्स को इन कंडीशन का एडवांटेज लेते हुए अपने गोल्स को अचीव करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो आगे हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम किसी भी डेमोक्रेसी से रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सही तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उस चीज़ के मामले में वो डेमोक्रेसी कितना हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल करता है, उसका एक्चुअल आउटकम क्या रहा है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं आगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम, ठीक है। यहाँ पे हमने समझा कि डेमोक्रेसी बेहतर है इन सब रीजन का वजह से, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब सभी चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमारे मन में एक सवाल आ जाता है, डायलेमा आ जाता है कि क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ प्रिंसिपल का वजह से फॉलो करें, क्या कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इसका बेनिफिट है भी कि नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा कि 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ डेमोक्रेसी फॉलो करता है और सब कंट्रीज़ में ये सब फीचर्स जो है वो कॉमन है, लेकिन सबका जो कंडीशन है, सोशल कंडीशन, कल्चर, अचीवमेंट्स अलग अलग है, ठीक है। तब हमारे मन में एक सवाल क्लिक करता है, वो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा चीज़ है जो हम सब डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज वो सिर्फ एक डेमोक्रेसी है। तो इसका आंसर हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी से इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है और फैसिनेटेड है, इतना ज़्यादा पागल है इसके पीछे कि हम सोचते हैं ये हमारा सारा दुख दर्द ख़त्म कर देगा,
ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम सारा दोष किसको देते हैं, डेमोक्रेसी को देते हैं, या फिर डाउट करते हैं कि क्या हम डेमोक्रेसी में रह भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना होगा कि डेमोक्रेसी क्या है, सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। ये हमारे लिए सिर्फ कंडीशन क्रिएट करके देगा। अल्टीमेट रोल किसको प्ले करना है, सिटीजन्स को प्ले करना है, इन कंडीशन का एडवांटेज लेना है और अपने गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा इंट्रो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन एक कार्टून के ऊपर भी बन जाता है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये कार्टून दे देंगे और पूछेंगे कि ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि ये कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे एक डेमोक्रेसी जो मल्टीपल प्रेशर है उससे कोप कर रहा है और जो डाइवर्स डिमांड है उसको कैसे एकोमोडेट कर रहा है, वो चीज़ शो किया गया है इस कार्टून में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो अगला टॉपिक है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं इसमें क्या डिस्कस किया गया है। आपको बस ध्यान क्या रखना है, हम यही दो चीज़ से डील करेंगे कि डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड मतलब एक्चुअल आउटकम क्या रहा है, ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करना ही चाहिए। वो चीज़ें क्या है, नंबर 1, राइट टू चूज़ देयर रूलर्स। लोगों के पास ये तो हक होना ही चाहिए कि वो अपने रूलर को चूज़ कर पाए, नहीं तो डेमोक्रेसी कैसा, ठीक है। दूसरा है कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स। लोग चाहे तो अगर वो रूलर अच्छा काम नहीं कर रहा है, रूलर यानी गवर्नमेंट अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो वो चाहे तो उसको हटा सकते हैं। तो लोगों को कंट्रोल मिलना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। ये दूसरा चीज़ है। और तीसरा, जहाँ तक पॉसिबल हो लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर पाए डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। ये 3 चीज़ ऐसा चीज़ है जो लोगों को मिलना ही चाहिए, ठीक है। देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड रेस्पॉन्सिव टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो कम से कम ऐसा गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे जो क्या हो, अकाउंटेबल हो टू द सिटीजन्स। मतलब ये गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्शंस ले, कोई भी पॉलिसी फॉर्म करे तो उसके लिए जवाबदेही हो सिटीजन्स के तरफ, ठीक है। और दूसरा, वो रेस्पॉन्सिव भी हो टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स अगर कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, उनका कोई नीड है, एक्सपेक्टेशन है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिव भी हो, गवर्नमेंट उस पर रेस्पॉन्स दिखाए, उसके ऊपर काम करे, ठीक है। तो हम किसी भी डेमोक्रेसी से क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाए और रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनाए। समझे इतना? यही हमारा टॉपिक था, अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिव। आगे और भी चीज़ देखेंगे। चलिए, तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है किसी भी डेमोक्रेसी से। अब हमारे मन में क्या आता है कि ये एक्सपेक्टेशन कितना हद तक फुलफिल होता है रियल लाइफ में, है कि नहीं। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल होता है कि नहीं और कितना फुलफिल होता है, इस आंसर पे आने से पहले हम एक और क्वेश्चन उठाएंगे। वो क्वेश्चन ये है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफ़िशिएंट होता है, क्या वो इफ़ेक्टिव होता है क्या। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। तो ये तो सही बात है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो नहीं किया जाता है, वहाँ पे इन लोगों को डेलिब्रेशन यानी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ता है, किसी से डिस्कशन नहीं करना पड़ता है, कोई मीटिंग नहीं होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। कोई मेजोरिटी का टेंशन नहीं, कोई पब्लिक ओपिनियन का टेंशन नहीं, इसलिए लोग कोई भी डिसीजन काफ़ी जल्दी ले लेते हैं। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस चीज़ों में तो आगे है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, देखिए, सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड इफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया, जैसे कि डिक्टेटरशिप, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग और इसका इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ये लोग क्विक है और इफ़िशियंट है, ठीक है। और जहाँ तक डेमोक्रेसी का बात है, तो ये हमारा डेमोक्रेसी क्या है, ये इसका तो आइडिया ही ये है कि डेलिब्रेशन करना है, नेगोशिएशन करना है। जब तक डिस्कशन नहीं किए तो वो डेमोक्रेसी ही कैसा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिले तो होना ही है। तो क्या हम इसे ये कंक्लूड कर दें कि जो डेमोक्रेसी है या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंट है। तो इतना जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। डेमोक्रेसी को इतना जल्दी इनएफिशिएंट घोषित मत कीजिए। आप एक चीज़ सोचिए पहले, देखिए, मान लीजिए कि कोई एक गवर्नमेंट है और वो डिसीजन काफ़ी जल्दी लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक ये चांसेस है कि वो डिसीजन जो है उसको लोग एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम्स खड़ा हो जाएगा। जल्दबाजी किए तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भले ही टाइम लेगा, ठीक है, प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा। ये कीवर्ड आप याद कर लीजिए, ठीक है। प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा तब एक डिसीजन लेगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये यहाँ पे प्रोसीजर को फॉलो किया है, तो इसका जो डिसीजन होगा ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा लोगों को और ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। बात गहराई को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है, ये टाइम वर्थ इट है, टाइम का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है सही तरीके से।
तो हम यहाँ पे दो डिफरेंस नोटिस कर पा रहे हैं, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। पहला डिफरेंस ये है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डिसीजन मेकिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी क्विक है, और डेमोक्रेसी में या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे डिले होता है, डिलिब्रेशन नेगोशिएशन होता है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया इन दोनों में, समझे। दूसरा डिफरेंस क्या है, हो सकता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे डिसीजन फास्ट लिया जाए, लेकिन ये लोग इसको एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ पे सिंस प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पे ये डिसीजन ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है लोगों को और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। समझ रहे हैं दो डिफरेंस। चलिए अभी सिर्फ समझते चलिए, क्वेश्चन कैसा आएगा वो हम बताएंगे अभी। तो हमारा मेन सवाल क्या था कि हम डेमोक्रेसी से क्या क्या चीज़, डेमोक्रेसी से जो ये सब हम एक्सपेक्टेशन पाल रखे हैं, क्या वो डेमोक्रेसी फुलफिल करता है कि नहीं करता है, और करता भी है तो कितना करता है। लेकिन इसका जवाब आने से पहले कुछ चीज़ हम और डिस्कस करेंगे। वो चीज़ है ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंसी क्या चीज़ है देखिए। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। हमें पता है कि डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो वो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करके लिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई सिटीजन ये जानना चाहता है कि वो डिसीजन करेक्ट प्रोसीजर से लिया गया है कि नहीं, तो वो सिटीजन्स ये चीज़ जान सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का प्रोसेस है। फिर आगे देखिए, वो सिटीजन के पास ये राइट है और ये जरिया भी है कि वो एग्जामिन कर पाए कि वो डिसीजन मेकिंग सही तरीके से किया गया है कि नहीं, प्रोसेस उसको प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो किया गया है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ का राइट भी है और मीन्स भी है उस सिटीजन के पास जानने का। ठीक है, तो इसी सिस्टम को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट में अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, वो डिसीजन कैसे लिया जा रहा है, कि डिस्कशन किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी इन अ डेमोक्रेसी, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, सो अ सिटीजन who wants to know if a decision was taken through correct procedures can find this out। ठीक है, क्योंकि सी, यहाँ पे सी नहीं लिखे, आप आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एवरी सिटीजन। ठीक है, आप लिखेंगे कि एवरी सिटीजन हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसी को बोला जाता है ट्रांसपेरेंसी, समझे। तो ये जो फैक्टर है ना ट्रांसपेरेंसी, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिसिंग होता है। तो एक डिफरेंस हम और नोटिस कर रहे हैं, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी मिसिंग होता है। बातें करने को समझ रहे हैं। अगर एग्जाम में इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस पूछते हैं तो फिलहाल इसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट मिला है। पहला, ये कम टाइम लेता है डिसीजन मेकिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम लेता है, यहाँ पे डिले होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेलिब्रेशन यानी डिस्कशन और नेगोशिएशन हो रहा होता है। फिर दूसरा डिफरेंस हमने देखा कि इसका डिसीजन हो सकता है एक्सेप्टेबल ना हो, इसका डिसीजन एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि ये प्रोसीजर्स को फॉलो करके लिया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा डिफरेंस हमने देखा कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी फैक्टर जो है वो मिसिंग है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी का डेफिनेशन क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने जो भी पूरा डिस्कशन देखा है, स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे इफ़िशिएंसी का डिस्कशन से लेके ट्रांसपेरेंसी का डिसीजन से लेके, इन सब चीज़ों का अब हम कंक्लूजन करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी डेमोक्रेसी से क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल होता है कि नहीं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसा गवर्नमेंट बनाए जो प्रोसीजर्स को फॉलो करे और लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक चीज़ और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, we can also expect that democratic government develops mechanisms for citizens to hold the government accountable। हम चाहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा प्रोसेस दे जिससे कि हम इस गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी चेक कर पाए। ठीक है, कि आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन कितना सही है कितना गलत है, ये चीज़ हम जान पाए। इसके लिए हमारे पास मतलब सिटीजन्स के पास कुछ मैकेनिज्म या फिर कुछ प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, एंड मैकेनिज्म्स फॉर सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। और साथ ही साथ हम ये भी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी में हमें ये मौका मिले कि हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए जहाँ पे पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, फाइनल एक्सपेक्टेशन किसी भी डेमोक्रेसी से इन रेस्पेक्ट में, इन 3 चीज़ों के मामले में। ठीक है, अभी हम लेजिटिमेसी के ऊपर नहीं आए हैं, अभी हम इन दोनों के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं।
अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिवनेस के बारे में। तो देखते हैं हमारा ये एक्सपेक्टेशन कितना हद तक फुलफिल होता है। ठीक है, तो ये तो एक्सपेक्टेशन है। ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि किसी भी डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ होना पड़ेगा कि वहाँ पे रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि नहीं, फिर ओपन पब्लिक डिबेट हो रहा है कि नहीं मेजर पॉलिसीज़ के ऊपर एंड लेजिस्लेशंस के ऊपर, फिर हमें ये देखना होगा कि सिटीजन्स को राइट मिलता है कि नहीं कोई भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, अगर ये सब चीज़ फॉलो अगर हो रहा है किसी भी डेमोक्रेसी में तो हम मान लेंगे कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है इन सब से रिलेटेड वो फुलफिल हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ तभी हो पाएगा जब ये सब चीज़ हो रहा है। समझ रहे? चलिए तो देखते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रहा है। Democracies have had greater success in setting up regular and free elections and in setting up condition for open public debate। तो दो चीज़ों के मामलों में डेमोक्रेसी आगे है, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी है वो। पहला चीज़ क्या है, यहाँ पे रेगुलर और फ्री इलेक्शंस कराया जाता है, और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे ओपन पब्लिक डिबेट होता है, उसके लिए कंडीशन है। ठीक है, लेकिन इन सब में से बहुत सारे चीज़ों पे डेमोक्रेसी हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं हो पाती है। वो चीज़ें क्या है देखिए। Most of the democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate। ज़्यादातर डेमोक्रेसी इस चीज़ में फेल हो जाती है कि इलेक्शन में हर किसी को बराबर चांस नहीं मिलता है, किसी का अपर हैंड रहता है, ये रहता है। ठीक है, इलेक्शंस में इस चीज़ में डेमोक्रेसी फेल है, मतलब उतना हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतरी है। ठीक है, फिर एक चीज़ और है, अगर हर डिसीजन जो डेमोक्रेसी में लिया जाता है उसको पब्लिक डिबेट के थ्रू ही लिया जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। ये इन चीज़ में डेमोक्रेसी जो है वो पीछे रह गई है। ठीक है, फिर और भी चीज़ है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन्स। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का अगर बात किया जाए तो इस मामले में भी डेमोक्रेसी हमारे एक्सपेक्टेशन पे उतना खड़ा नहीं उतरा है। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रहा है डेमोक्रेसी का, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो फाइनली हम एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि कोई भी डेमोक्रेटिक रिजाइम जो है या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इन सब मामलों में काफ़ी बेटर है कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम। भले ही डेमोक्रेसी हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, काफ़ी चीज़ पे फेल हो रहा है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम के मामले में तो तब भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, यही चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं और अपने दिल को सुकून दे सकते हैं। फिर अगर सिंपल टर्म्स में बात किया जाए तो हम डेमोक्रेसी से क्या क्या एक्सपेक्ट करना सही रहेगा। देखिए, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट दे जो अटेंटिव हो टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल। ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, अटेंटिव। ठीक है, और हम चाहते हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो फ्री ऑफ करप्शन। हम चाहते हैं कि कम से कम यही दो चीज़ मिल जाए, एक अटेंटिव गवर्नमेंट और करप्शन फ्री गवर्नमेंट। यही दो चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं, कम से कम इतना तो मिल जाए। ठीक है, अगर ऊपर का इतना सारा चीज़ देना मुश्किल हो रहा है तो देखिए इन दो चीज़ों में भी, इन दो काउंट्स में भी जो डेमोक्रेसी है वो खड़ा नहीं उतर पाया है। डेमोक्रेसी काफ़ी लोगों को फ्रस्ट्रेट किया है, उनका जो नीड्स है, मेजोरिटी का जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पाता है डेमोक्रेसी। हम चाहते हैं कि अटेंटिव गवर्नमेंट हो, लेकिन ये गवर्नमेंट अटेंटिव नहीं है, वो उसके मेजोरिटी को इग्नोर कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा काउंट क्या था, फ्री ऑफ करप्शन। तो देखिए करप्शन के मामले में ये कितना है, द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट फ्री ऑफ दिस एवल। हमें रेगुलरली सुनने को मिलता है कि जिधर तिधर करप्शन होते रह रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमें ये मानने पर मजबूर करते रहे कि डेमोक्रेसी जो है वो करप्शन फ्री नहीं है। तो ये जो दो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि कम से कम अटेंटिव गवर्नमेंट हो और करप्शन फ्री गवर्नमेंट हो, ये भी दो एक्सपेक्टेशन हमारा फुलफिल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम फाइनली थक चुके हैं। ठीक है, कि कितना चीज़ एक्सपेक्ट करें और कितना हमारा एक्चुअल आउटकम मिल रहा है, क्योंकि लगभग हम देख रहे हैं कि सारा एक्सपेक्टेशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा खुश होने का मौका है। एक ऐसा रेस्पेक्ट है जिस मामले में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सर्टेनली बेटर परफॉर्म करता है उसके ऑल्टरनेटिव्स यानी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, जैसे कि डिक्टेटरशिप से। ठीक है, वो चीज़ क्या है देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। वाह, क्या बात बोला गया है। देखिए, हम मानते हैं जो डेमोक्रेसी है वो स्लो है, लेस इफ़िशिएंट है, काफ़ी रेस्पॉन्सिव भी नहीं है, क्लीन यानी करप्शन फ्री भी नहीं है। माना डेमोक्रेसी में ये हज़ारों बुराइयाँ हैं, लेकिन एक चीज़ में डेमोक्रेसी आगे है कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये लोगों का अपना गवर्नमेंट है। ठीक है, क्योंकि इसको लोगों ने खुद बना के भेजा है। लोग इसके पीछे इतने दीवाने हैं पूरे दुनिया में। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों ने इसे खुद बनाया है। लोग खुद ही गवर्नमेंट चुन के भेजते हैं। अब वो गवर्नमेंट कैसा भी काम करे, बनाया तो लोगों ने ही है। ठीक है, वो उसको लोगों को उससे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है,
खासकर से अगर हम साउथ एशिया का बात करें, साउथ एशिया में कौन सा कंट्री आता है, ये जो हमारा कंट्री हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब साउथ एशियन कंट्रीज़ है। यहाँ पे तो डेमोक्रेसी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। ठीक है, देखिए लोग हमेशा से यही चाहते हैं कि वो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा रूल किए जाए जो उनके द्वारा इलेक्ट करके भेजे गए हों, इसीलिए डेमोक्रेसी को इतना सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पे इसका डेमोक्रेसी का खास बात है। तो डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो डेमोक्रेसी का यही जो एबिलिटी है ना, लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, ये सपोर्ट ही एक ऐसा आउटकम है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए डेमोक्रेसी को अच्छा माना जाता है कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिखाया गया है कि डेमोक्रेसी इज़ प्रीफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्लियर नहीं है कुछ डेटा, लेकिन लगभग सब साउथ एशियन कंट्रीज डेमोक्रेसी को प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ कंसिडर द बेस्ट। कौन सा गवर्नमेंट बेस्ट है, तो डेमोक्रेसी को ही अच्छा मानेंगे। ठीक है, रीज़न क्या है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये 5 रीज़न देखा। इसके बाद हमने इस टॉपिक में देखा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर्स फॉलो किया जाता है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी एक एडवांटेज है। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, क्योंकि लोगों ने इसे खुद बना के भेजा है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस है जिस वजह से जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। समझे, और भी आगे हम चैप्टर में देखने वाले हैं कि डेमोक्रेसी का क्या क्या एडवांटेजेस है। फिर एक और क्वेश्चन इस रूप में पूछ सकते हैं कि वाई डू वी फील दैट डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर भी यही रीज़न सब दे सकते हैं आप, ये रीज़न देंगे। और अभी जो हम बताए थे, ट्रांसपेरेंट है, लेजिटिमेट है, डिसीजन एक्सेप्टेबल है, ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी इन अ डेमोक्रेसी, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में, यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक मतलब आप डिक्टेटरशिप भी मान के चलिए। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यही 3 डिफरेंस आप लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ये देख लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है इस टॉपिक के ऊपर। आपसे बोलेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये लाइन दे देंगे और बोलेंगे सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गूमेंट, क्यों ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो जो हम अंडरलाइन किए हैं वो सब बात आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सब में कितना एक्सपेक्टेशन रहा है और कितना एक्चुअल परफॉर्मेंस रहा है, ये सब भी आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, चलिए जितना अंडरलाइन किया है यही अच्छे से आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं इसमें हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है कि अगर हम डेमोक्रेसी से एक गुड गवर्नमेंट पाने का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो क्या हम इसी डेमोक्रेसी से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो डेवलपमेंट भी दे। तो चलिए, एक्सपेक्ट करने में तो कुछ लगा नहीं है, हम हर बार की तरह इस बार भी कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं डेमोक्रेसी से। लेकिन हमें पता है कि हर बार की तरह इस बार भी हमें निराश होना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एविडेंस शो करता है कि इन प्रैक्टिस, यानी एक्चुअल आउटकम जो है डेमोक्रेसी का वो क्या है, डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। हर बार की तरह ये हमारा ये एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल नहीं हुआ। डेमोक्रेसी जो है वो डेवलपमेंट का गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस बात को। अगर हम पिछले 50 सालों का कंपैरिजन करें सभी डेमोक्रेसी का और सभी डिक्टेटरशिप वालों का, ठीक है, तो हम पाएंगे कि जहाँ पे जो कंट्री में डिक्टेटरशिप फॉलो किया गया वहाँ पे स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला। मतलब इस मामले में डिक्टेटरशिप का अपर हैंड है यहाँ पे। ठीक है, ग्रोथ के मामले में डिक्टेटरशिप वाले कंट्री ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो क्या हम इसी तथ्य के आधार पर कि डिक्टेटरशिप का ग्रोथ रेट ज़्यादा है और डेमोक्रेसी वाले का ग्रोथ रेट कम है, इसी के आधार पर क्या हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें? तो ऐसा करना सही नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, हमें पता है किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि कंट्री का पॉपुलेशन साइज़ कितना है, उस समय में ग्लोबल सिचुएशन कैसा है, फिर
कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, बाकी कंट्रीज़ के साथ वो कैसे कोऑपरेट कर रहा है, इकोनॉमिक प्रायोरिटी क्या है उस कंट्री का, तो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। हाउएवर अगर हम लेस डेवलप कंट्री का बात करें, डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक फैक्ट दिया गया था कि पिछले 50 सालों में 1950 से लेकर 2000 तक जो सभी डिक्टेटरशिप है और जो सभी डेमोक्रेसी है, इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया गया तो जो डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज़ थे उनका ग्रोथ रेट हाई था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेस डेवलप कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है। मतलब वो कंट्रीज़ जहाँ पे डिक्टेटरशिप या फिर डेमोक्रेसी फॉलो तो किया जा रहा है, लेकिन ये कंट्री थोड़ा लेस डेवलप्ड है, ठीक है। तो अगर हम लेस डेवलप कंट्रीज़ का बात करें जिसमें डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है, वहाँ पे जो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या फिर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इसका जो डिफरेंस है ना, वो क्या है, काफ़ी नेग्लिजिबल है, बहुत कम डिफरेंस है। तो मतलब इस बात से हमें ये समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप का उतना ज़्यादा रोल हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मेन कंक्लूजन यही निकल रहा है कि सिर्फ आप कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंट्री अब डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन हम कम से कम इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप से पीछे ना रहे इस रेस्पेक्ट में, ठीक है, नॉट टू लैग बिहाइंड। क्योंकि हमें पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी हो या फिर डिक्टेटरशिप हो उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो डेमोक्रेसी हो डिक्टेटरशिप से पीछे तो ना रहे, कम से कम इसका जितना इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उतना तो ये भी मेंटेन करके चले, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes। तो यहाँ पे लिखा है कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस के बीच में हम क्या कर सकते हैं, हम बेहतर होगा कि हम डेमोक्रेसी को लेके ही आगे चले, क्योंकि डेमोक्रेसी का और भी बहुत सारा पॉजिटिव बेनिफिट है। क्या क्या बेनिफिट हम आगे ही देख चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और भी बहुत सारा बेनिफिट है, ठीक है। चलिए अब इसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट पेज में एक यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, टेबल 1। इस टेबल को समझेंगे ज़रा, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं टेबल क्या शो कर रहा है। टेबल 1 शोज दैट ऑन एन एवरेज डिक्टेटोरियल रिजाइम्स हैव हैड अ स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो हमें पता है कि जो कंट्रीज़ में डिक्टेटोरियल रिजाइम फॉलो किया जा रहा है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थोड़ा अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर हम पुअर कंट्रीज़ यानी लेस डेवलप कंट्रीज़ का बात करें, समझ रहे हैं ना, जो हमने अभी ऊपर देखा था, यहाँ पे जो हमने देखा था, अगर हम लेस डेवलप कंट्रीज़ को कंपेयर करें डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के अंदर में, तो वहाँ पे जो डिफरेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ का या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो काफ़ी नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ये देखिए। बट व्हेन वी कंपेयर देयर रिकॉर्ड ओनली इन पुअर कंट्रीज़ यानी लेस डेवलप कंट्रीज़, देयर इज़ वर्चुअली नो डिफरेंस, यानी नेग्लिजिबल डिफरेंस है वहाँ पे, ठीक है। तो ये टेबल शो कर रहा है, चलिए देखते हैं। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज़ इन 50 सालों के पीरियड में, ठीक है। टाइप ऑफ रिजाइम यहाँ पे दिया गया है और कंट्रीज़ यहाँ पे ग्रोथ रेट दिया गया है। ऑल डेमोक्रेटिक रिजाइम और ऑल डिक्टेटोरियल रिजाइम्स। तो हम देख रहे हैं कि डिक्टेटोरियल रिजाइम्स का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, डेमोक्रेसी वाले का कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम पुअर कंट्रीज़ का बात करें डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी का, तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट का जो डिफरेंस है वो काफ़ी नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो डिक्टेटरशिप का थोड़ा ज़्यादा ही है इसके मुकाबले, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कम से कम डिक्टेटरशिप के मामले के कंपैरिजन में पीछे ना रह जाए, समझ रहे हैं। चलिए, तो इतना ही आपको प्रिपेयर करना है इस टॉपिक से। जो अंडरलाइन की है वैसे आप भी अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आगे मूव करते हैं, अगला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, फिर देखेंगे क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है, ठीक है। अगला टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। चलिए देखें, इसमें लिखा हुआ है कि परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करने से बेहतर है कि हम क्या एक्सपेक्ट करें कि वो जो डेमोक्रेसी है वो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसको कम कर दे। मतलब जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटी आ रहा है वो ख़त्म हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो या फिर वेल्थ हो, ठीक है। ये हम एक्सपेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है किसी भी कंट्री का, तो इकोनॉमिक ग्रोथ से हमें क्या मिलेगा, जो भी मान लीजिए पैसा आया तो वो पैसा जो है वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। वेल्थ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड लीड अ बेटर लाइफ, ऐसा होना चाहिए।
तो ये एक्सपेक्टेशन रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमें ये देखना होगा कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है डेमोक्रेसी में, उसके साथ साथ जो इनइक्वालिटी है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिए हैं और कुछ लोग बहुत कम पैसा कमा के रखे हुए हैं, जो इनइक्वालिटी है इन दोनों के बीच में वो काफ़ी कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ये एक्सपेक्टेशन हमारा फुलफिल होता है कि नहीं। हमने देखा है कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को पॉलिटिकल इक्वलिटी तो प्रोवाइड करता है, ये वर्ड पे फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को पॉलिटिकल इक्वलिटी तो देता है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वलिटी देता है कि नहीं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल बनता है कि डेमोक्रेसी लोगों को कैसे पॉलिटिकल इक्वलिटी देता है। हमें पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर हर एक इंडिविजुअल का इक्वल वेटेज होता है इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। एक पैसा वाला आदमी भी अगर वोट देगा तो उसका एक ही वोट काउंट होगा, और एक गरीब आदमी भी वोट देगा तो उसका एक ही वोट काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी तो दोनों को प्रोवाइड किया गया है, लेकिन देखते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है, उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपसे पूछेंगे कि हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। कैसे बोल सकते हैं? तो इस रीजन से बोल सकते हैं कि सभी इंडिविजुअल का इक्वल वेट है इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, चलिए, तो पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल अरीना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इनकम इनइक्वालिटी। यही देखिए, पैरेलल मतलब साथ साथ, तो लोगों को पॉलिटिकल फील्ड में इक्वल वेटेज तो दिया जा रहा है। ठीक है, इक्वल कर दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या भी देख रहे हैं, ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लोगों में जो इनकम का जो डिफरेंस है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये है एक्चुअल आउटकम। ये एक्सपेक्टेशन था, इस बार भी हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। बातें गहराई को समझ रहे हैं? चलिए, पाया जाता है कि अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय अ हाई डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। जो बहुत ही कम नंबर है अमीर लोगों का, ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है। नॉट ओनली डैट, इसके इतना ही पे अंत नहीं होता है, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो वही पैसे को यूज़ करके और भी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नॉट ओनली डैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बिन इंक्रीजिंग, इनका शेयर बढ़ता ही जा रहा है, और वो लोग जो गरीब है वो गरीब ही रह जाते हैं। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटल टू डिपेंड अपॉन, देयर इनकम्स हैव बिन डिक्लाइनिंग। समझ गए? समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सभी मीट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये जो ग्रीन सेंड लाइन किया हुआ ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, जो ब्लैक सेंड लाइन किया हुआ ये लोग बहुत गरीब लोग हैं। ठीक है, फिर और देखिए, इसी को और इलेबोरेट करते हैं। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसमें भी डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, एक्चुअल आउटकम हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो ये जो गरीब लोग हैं ना, ये गरीब लोग वोटिंग के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सबका वोट काउंट किया जाएगा, सबका एक पास एक एक वोट है, तो ये लोग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहता है कि वो लोग इनका वोट लूज़ करे। ठीक है, सब चाहते हैं कि इनका वोट गैदर किया जाए, लेकिन डायलेमा फिर से यहाँ पे यही है कि वोट मतलब इलेक्शन के टाइम पे इनका रोल तो बढ़ जाता है, पॉलिटिशियंस लोग इनके लिए वादे कर देते हैं, इनको बहुत वैल्यू दिया जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट बन के आता है फाइनली, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, वो डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू। तो वोटिंग के टाइम पे जो इनका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है, वो वैल्यू लगातार बरकरार नहीं रहता है। जैसे ही वो गवर्नमेंट बन के आता है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होता है, वो इस क्वेश्चन को, मतलब जो पॉवर्टी है, इस टॉपिक को अच्छे से एड्रेस नहीं करता है। ठीक है, वोट इलेक्शन खत्म होने के बाद इनको फिर से इग्नोर कर दिया जाता है। समझे? और सिचुएशन तो दूसरे कंट्रीज़ में और भी ज़्यादा वर्स है। फॉर एग्जांपल अगर बांग्लादेश का बात किया जाए तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबी में रह रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स में पूछा गया है पहले भी कि कौन सा ऐसा कंट्रीज़ है जो जिसका आधा पॉपुलेशन पॉवर्टी में है, तो आपको लिखना पड़ेगा बांग्लादेश। ठीक है, जो पीपल है इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच इवन फॉर फूड सप्लाईज। खाने के लिए भी जो गरीब है वो रिच पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसको आप प्रिपेयर करेंगे। आप ये सब कार्टून भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आपको ये कार्टून दे देंगे और बोलेंगे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्रोइंग इनकम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये शो कर रहा है। ठीक है, फिर और ये देखिए, यहाँ पे भी एक कार्टून था, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये जो गरीब है ये इसी सब में जूझ रहा है, हाउसिंग नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, स्कूलिंग नहीं है, भूख, यही सबसे लड़ रहा है।
ठीक है। और जो दूसरी तरफ अमीर लोग हैं इनके पास तो काफ़ी चीज़ें। चलिए, फिर यहाँ पे एक ये कार्टून भी था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लीजिए ये पूरा कोई एक कंट्री है, तो कंट्री का कुछ हिस्सा कुछ ज़्यादा ही डेवलप्ड है, कुछ आते हैं मिडिल क्लास वाले लोग और कुछ आते हैं गरीब लोग, ठीक है, वो यहाँ पे शो किया गया है। तो ऐसा ग्रोथ होना अच्छा नहीं है, ग्रोथ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, वो इस कार्टून में शो किया गया है। अब हम आते हैं, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, टेबल 2, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है लिखा है कि टेबल 2 shows that within democracy there can be very high degree of inequality। डेमोक्रेसी के अंदर जो इनइक्वालिटी है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील टॉप 20% पीपल टेक अवे मोर देन 60% ऑफ द नेशनल इनकम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील ये कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, ठीक है, जहाँ पे ये पाया गया है कि जो 20% पॉपुलेशन है ना, ये लोग काफ़ी रिच है और ये लोग कंट्री का मान लीजिए 60 रुपया, ये पूरा कंट्री है, ठीक है, इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है 60% इनकम और ये रिप्रेजेंट करता है 40% इनकम, ठीक है। तो ये जो 60% इनकम है ना, ये सिर्फ 20% लोग ही कमा कर रखे हुए हैं, मतलब कम लोग ज़्यादा पैसा कमा कर रखे हुए हैं। और ये बचा हुआ जो 40% है, इनके पास 40% जो इनकम है ये 80% लोग होल्ड करके रखे हुए हैं। समझ रहे कितना इनइक्वालिटी है, वो यहाँ पे लिखा है। फिर आगे लिखा है कि लिविंग लेस देन 3% फॉर द बॉटम 20% पॉपुलेशन। देखिए, ये मान लीजिए पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे सब रिच लोग आते हैं, यहाँ पे सब पुअर लोग आते हैं। तो ये जो रिच लोग है 20%, ठीक है, ये लोग 60% इनकम कमा के रखे हुए हैं। और जो नीचे का बॉटम का 20% जो गरीब लोग हैं, ये लोग कम से लेस देन 3%, इससे भी कम इनकम इनके पास है। तो कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। इसके साथ साथ और देखिए, कंट्रीज़ लाइक डेनमार्क, हंगेरी आर मच बेटर इन दिस रिस्पेक्ट। ये भी सब डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इनमें थोड़ा इनइक्वालिटी कम देखने को मिलता है। तो आप डेमोक्रेटिक कंट्री का तो नाम याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, और कुछ डिक्टेटरशिप वाले का भी नाम याद रखें, जैसे कि चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। चलिए, और ये कार्टून तो हमने डिस्कस कर लिया पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टॉप 20% लोग हैं वो मोर देन 60% कमा के रखे हुए हैं, बॉटम 20% वाले लोग लेस देन 3% कमा के रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कितना रिड्यूस हुआ है, कितना नहीं, इसमें डेमोक्रेसी का रोल एक्सप्लेन कीजिए। तो जो बात अंडरलाइन किया हुआ है वो सब बात आप लिख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रोल तो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, मतलब ये लाइन आपको देंगे, आपको ये लाइन देंगे, ठीक है, और बोलेंगे एग्जामिन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये टेबल याद करके रखना है, ठीक है, ये पूरा टेबल नहीं याद करना है, ये आप डेटा याद करके रखेंगे, ठीक है, कि साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ में टॉप 20% लोग 60% से ज़्यादा इनकम कमा के रखे हैं और नीचे का जो 20% लोग हैं वो लोग लेस देन 3% इनकम है। ये डेटा के साथ आप लिखेंगे। और डेनमार्क और हंगेरी में थोड़ा कंडीशन बेटर है, ठीक है, ऐसे करके एक्सप्लेन कर देंगे। इतना ही आपको प्रिपेयर करना है। ये सब जैसे अंडरलाइन किए हैं वैसे आप भी अंडरलाइन कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हम एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से। वो एक्सपेक्टेशन ये है कि डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। ये एक्सपेक्टेशन काफ़ी जायज़ है, ठीक है। डेमोक्रेसी से इतना एक्सपेक्ट करना बनता है कि वो समाज में जो लोगों को है खुशहाल ज़िंदगी दे पाए। खुशहाल ज़िंदगी किस सेंस में कि अगर कोई भेदभाव हो रहा है, कोई सोशल डिवीज़न है, ठीक है, वो डिवीज़न को इग्नोर करके लोग एक अच्छा ज़िंदगी जिए, वो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमने पहले चैप्टर में एक एग्जांपल देखा था बेल्जियम का। हमने देखा था कि बेल्जियम कैसे इतना डिफरेंसेस होने का बावजूद भी एमंग एथनिक पॉपुलेशंस, ठीक है, इतना डिफरेंसेस होने का बावजूद भी कैसे सक्सेसफुली वो रन कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी काफ़ी सक्सेसफुली अपना एक्सपेक्टेशन था उसको फुलफिल कर रहा था, ठीक है। तो देखते हैं डेमोक्रेसी ये काम कैसे कर पाता है।
समाज में डिवीज़न डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी कैसे इन सब डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है, चलिए वो उसको समझते हैं। डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर, ये यहाँ पे एक कीवर्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डेमोक्रेसी एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है टू कंडक्ट देयर कंपटीशन। देयर यानी ये जो अलग अलग डिवीज़न के जो लोग हैं, एथनिसिटी का डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज का, रिलीजन का, जो भी डिफरेंस के जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग आपस में कैसे कम्पीट करेंगे और कैसे एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ेंगे, ये जो प्रोसीजर है ये डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि जो भी पॉसिबिलिटी है कोई भी टेंशन अराइज होने का, वो पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। मतलब सोसाइटी में अगर आप एक प्रोसीजर प्रोवाइड कर दे कि सबको ऐसे ऐसे काम करना है, तो उस प्रोसीजर का वजह से कोई भी जो टेंशन है वो एक्सप्लोसिव या फिर वायलेंट नहीं होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इस तरीके से ये एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है। फिर आगे इसी में लिखा हुआ है कि कोई भी सोसाइटी ऐसा नहीं है कि वो फुल्ली या फिर परमानेंटली अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर ले। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि थोड़ा मोटा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन हमें क्या करना होगा, वी कैन सर्टेनली लर्न टू रेस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म्स टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस। हमें दो चीज़ करना होगा कि समाज में जो डिफरेंसेस है, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, कास्ट के लोग अगर रहते हैं, तो उन सब डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करना होगा, इसको रिकॉग्नाइज करना होगा, ठीक है। और एक मैकेनिज्म, एक ऐसा प्रोसेस या फिर प्रोसीजर लाना होगा जिससे कि ये सब डिफरेंसेस को नेगोशिएट किया जा सके, मतलब डील किया जा सके, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। तो डेमोक्रेसी इस मामले में काफ़ी अच्छे से अपने रोल को निभाता है, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी जो है एक हार्मोनियस सोशल लाइफ देने में काफ़ी सक्सेसफुल है, ठीक है। फिर आगे देखिए, और वहीं जो दूसरी तरफ है जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स है, डिक्टेटोरियल हो गया या फिर मोनार्की हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि एक ब्लाइंड आई या फिर सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। ये लोग समाज में जो भी डाइवर्सिटी है उसके तरफ अपना आंख बंद कर लेते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कन्फ्लिक्ट इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। तो डेमोक्रेसी का यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज देखने को मिल रहा है कि ये काफ़ी अच्छे से जो भी सोशल डिफरेंसेस है, डिवीजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। तो इस मामले में डेमोक्रेसी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है डिक्टेटोरियल के मुकाबले में, ठीक है। फिर हमने उसी फर्स्ट चैप्टर में एक एग्जाम्पल देखा था श्रीलंका का, जो कि हमें रिमाइंड करता है कि डेमोक्रेसी अगर ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना है अगर डेमोक्रेसी को, तो उसको दो कंडीशन को फुलफिल करना होगा, तभी ये आउटकम को हम अचीव कर सकते हैं। वो दो कंडीशन कौन सा है, चलिए देखते हैं। पहला कंडीशन ये है कि इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। हमें ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेजॉरिटी का मनमानी चलेगा, ठीक है। हमें करना क्या होगा कि जो मेजॉरिटी है और माइनॉरिटी है, इन दोनों को साथ में वर्क करना पड़ेगा, ताकि क्या हो पाए, एक जनरल व्यू गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मेजॉरिटी का ही ओपिनियन सब पे थोपा जाए। ये चीज़ हमें सीखने को मिला था श्रीलंका के केस से, ठीक है। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन कोई परमानेंट ओपिनियन नहीं होता है, ठीक है। कभी हर डिसीजन जो लेना होगा गवर्नमेंट को, वो इस सेंस में लेना होगा कि दोनों का ही फायदा हो उसमें, ठीक है, एक जनरल व्यू रिप्रेजेंट करे। ये पहला कंडीशन है, किसी भी डेमोक्रेसी को फुलफिल करना पड़ेगा अगर ये एक्सपेक्टेशन को हम अचीव करना चाहते हैं तो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप एट्सेट्रा। यह यहाँ पे काफ़ी अच्छा बात बोला गया है। रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, ठीक है। मेजॉरिटी के अंदर हर वो लोग आते हैं जो समाज में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग मेजॉरिटी फॉर्म करें, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप्स में एंड कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। यहाँ पे बोला गया है कि मेजॉरिटी में ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लोग आएंगे या फिर एक ही लैंग्वेज वाले लोग आएंगे, इसमें अलग अलग लोग या फिर अलग अलग ग्रुप मेजॉरिटी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी तब तक ही डेमोक्रेसी रहता है जब तक कि हर एक सिटीजन को एक चांस मिले वो मेजॉरिटी का पार्ट बने। ऐसा नहीं कि कोई अगर माइनॉरिटी यहाँ पे माइनॉरिटी में बर्थ ले लिया, एक स्पेसिफिक मान लीजिए कोई रिलीजन है जो माइनॉरिटी है वहाँ पे, इसमें अगर कोई बर्थ ले लिया तो ऐसा नहीं है कि इसको कभी चांस ही ना मिले मेजॉरिटी का हिस्सा बनने का, ठीक है। हमें समझना होगा कि मेजॉरिटी जो है वो किसी रिलीजन के बेसिस पे नहीं है, वो एक जनरल व्यू है, ठीक है। मतलब मेजॉरिटी में कोई भी इंसान आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि डेमोक्रेसी तब तक ही डेमोक्रेसी रहेगा जब तक कि मेजॉरिटी में हर एक सिटीजन को इक्वल चांस मिले आने का, ठीक है। अगर किसी को ये चांस नहीं मिल रहा है मेजॉरिटी में आने का जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ,
तो हम बोलेंगे कि उस केस में डेमोक्रेसी जो है वो सीजेस मतलब स्टॉप्स टू बी एकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन, वहाँ पे ये एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। डेमोक्रेसी जो है हमारा ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाएगा कि वो एक हार्मोनियस सोशल लाइफ दे, समझे। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होना ही पड़ेगा, तभी जो डेमोक्रेसी है वो ये जो उससे एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है ये फुलफिल कर पाएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे दो कार्टून्स बनाया गया है। यहाँ पे देखिए कैसे जो दो अलग अलग डिवीज़न के लोग हैं दोनों कैसे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तभी डेमोक्रेसी प्रोग्रेस करेगा, हार्मोनियस सोशल लाइफ दे पाएगा, ठीक है। अगर दोनों एनिमीज बन के रहेंगे तो रिजल्ट्स काउंटर होगा, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये कार्टून दे दे और पूछेंगे कि व्हाट डज दिस इमेज शो अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको ये कार्टून को एक्सप्लेन करना होगा, तो आप जो हम अंडरलाइन किए हैं ये सारा बात आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन के साथ में। फिर क्वेश्चंस और भी बन सकता है इस टॉपिक से, आपसे पूछेंगे कि डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज़, ये लाइन दे देंगे और बोलेंगे सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स। तो आपको ये बेल्जियम का एग्जाम्पल लेके आप समझा सकते हैं, श्रीलंका का एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं, ये दो कंडीशन के साथ में, ठीक है। फिर ये दो कंडीशन के ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ विच वैल्यूज विल इट बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ, एक्सप्लेन। मतलब किस वैल्यू के आधार पर हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी ये अपना एक्सपेक्टेशन फुलफिल करे, तो यही दो वैल्यूज़ के आधार पर, ठीक है। यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी एक कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, एक जनरल व्यू गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ये पहला है। और दूसरा है कि रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी ना बन जाए, ठीक है। मेजोरिटी का मतलब है हर एक पर्सन को चांस मिले वो मेजोरिटी का हिस्सा बनने का, ठीक है। चलिए तो ये 3 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए इस टॉपिक से, काफ़ी होगा। आ जाते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। अब ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा पेशेंस रख के समझ लीजिएगा। लिखा है कि डेमोक्रेसी जो है वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इस मामले में, डिग्निटी और फ्रीडम के मामले में काफ़ी सुपीरियर है, काफ़ी अच्छा रोल परफॉर्म करता है डेमोक्रेसी। कैसे, देखिए, समाज में हर एक इंडिविजुअल क्या चाहता है, रेस्पेक्ट चाहता है, ठीक है, फ्रॉम फेलो बीइंग से, आसपास के लोगों से। कभी कभी समाज में कन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाता है जब उनको रिस्पेक्ट या फिर डिग्निटी नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो ये जो लोगों में पैशन है ना, लोगों में ये फीलिंग है ना कि उनको क्या मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, ये फीलिंग या फिर पैशन ही बेसिस है डेमोक्रेसी का। ऐसा डेमोक्रेसी जिसमें लोगों में ये पैशन नहीं है तो वो डेमोक्रेसी ही कैसा, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेसीज है वो इस फैक्ट को रियलाइज़ की है, रिकॉग्नाइज़ की है और काफ़ी हद तक इसको अचीव भी किया गया है, ठीक है। लोगों को डिग्निटी और फ्रीडम दिया गया है, ठीक है, हर डेमोक्रेसी में। अब बहुत सारे ऐसे भी सोसाइटीज़ है जो काफ़ी लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, डोमिनेट किया गया है उनको, ठीक है। तो वहाँ पे इस बात को इंडिविजुअल को मतलब रेस्पेक्ट मिलना ये एक सिंपल मैटर नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको हम वुमेन के एग्जांपल से समझते हैं। हमें पता है कई सारे सोसाइटीज़ में हिस्टोरिकली जो रहा है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहा है, ठीक है। हमेशा वहाँ पे मेल को अपर हैंड रहा है और वुमेन को दबाया गया है, ऐसा कई सारे सोसाइटीज़ में है, ठीक है। तो वुमेन ने काफ़ी स्ट्रगल किया और आज समाज में ये सेंसिटिविटी है, मतलब समाज में ये जागरूकता है कि वुमेन को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए मैन के मुकाबले, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वुमेन को हमेशा ही रिस्पेक्ट मिल जाता है, लेकिन कम से कम ये तो है ना आज समाज में कि एटलीस्ट इन प्रिंसिपल ये रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि वुमेन को इक्वल डिग्निटी और फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। लिखा है कि बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज़ नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली। जब वुमेन को अंदर से ये बात पता है और पूरे समाज को भी ये बात पता है कि वुमेन भी किसी से कम नहीं, उनको भी, वो भी एक इंसान है, उनको भी राइट्स, जो फ्रीडम है, जो रेस्पेक्ट है वो मिलना चाहिए। जब अंदर से ये बात पता हो ना, इन प्रिंसिपल मतलब ये बात सही है, ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन को क्या मिलता है, दो ताकत मिल जाता है, लीगली भी, कानून भी उनके सपोर्ट में है और मोरली एक आंतरिक शक्ति भी मिलता है जिससे वो क्या करे, एक स्ट्रगल शुरू कर पाए रेस्पेक्ट के लिए, ठीक है, उस किसके खिलाफ, जो अभी अनएक्सेप्टेबल है उसके खिलाफ, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मोरल फोर्स देयर। मतलब बोला गया है कि कोई एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे वुमेन अगर इसके खिलाफ लड़ाई लॉन्च करे कि उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, डिग्निटी मिलना चाहिए, तो ये लड़ाई में वो पावर नहीं रहेगा क्योंकि उनके पास कोई लीगल और मोरल फोर्स नहीं है।
यहीं पे डेमोक्रेसी का अपर हैंड हो जाता है। डेमोक्रेसी में वुमेन को या फिर कोई भी समाज से कोई भी लोग है, अगर उसको रेस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं मिल रहा है तो वो उसके खिलाफ लड़ सकता है, क्योंकि उसको ये लड़ने का ताकत कहाँ से मिल रहा है, लीगल और मोरल फोर्स का वजह से मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यही लीगल और मोरल फोर्स नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में मिसिंग है। ठीक है, तो ये दो वर्ड आप ध्यान रखें, लीगल और मोरल फोर्स, ये यहाँ पे की वर्ड है। आप जब भी इससे रिलेटेड आंसर लिखे तो ये वर्ड होना चाहिए आपके आंसर में। फिर आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कास्ट इनइक्वालिटी का। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। इंडिया में डेमोक्रेसी होने का वजह से ही जो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है, जिनको भेदभाव के साथ ट्रीट किया जाता है, ये लोग भी आज लड़ पा रहे हैं फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्योंकि इनको भी क्या मिल रहा है, लीगल सपोर्ट और मोरल सपोर्ट मिल रहा है डेमोक्रेसी का वजह से। देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी एंड एट्रोसिटीज़, बट दीज लैक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन। ठीक है, एट्रोसिटी मतलब हार्डशिप। अभी भी हमें समाज में इंसिडेंट मिलते हैं कि कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इनइक्वालिटी फेस किया जा रहा है, लोगों को हार्डशिप फेस करना पड़ रहा है। लेकिन ये सब इंस्टेंसेस है अत्याचार का, इसमें कोई मोरल या फिर लीगल फाउंडेशन नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो इनइक्वालिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो गलत है, डेमोक्रेसी में इसको गलत माना जाता है, लेकिन वही नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में इसके लिए कोई बेसिस ही नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखिए, परहैप्स इट इज़ द रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट। तो ये जो रिकॉग्नाइज किया गया है ना कि लोगों को ये सब हक मिलना चाहिए डेमोक्रेसी में, ये रिकॉग्निशन के कारण ही ऑर्डिनरी सिटीजन को ये पावर मिला है कि वो अपने हक के लिए लड़े। ठीक है, फिर आगे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है। इसमें लिखा है कि एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। हम किसी भी डेमोक्रेसी से कितना एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक क्राइटेरिया है जिससे हम जज कर सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस डेमोक्रेसी से, मतलब वो डेमोक्रेसी में ज़रूर कुछ ना कुछ बात है जो उसको पावरफुल बना रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ मस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। बोला क्या है कि डेमोक्रेसी के बारे में सबसे एक खास बात यह है कि इसका एग्जामिनेशन कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अगर डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास कर लेता है तो उसके सामने एक अनदर टेस्ट होता है। मतलब जैसे ही लोगों का अगर एक एक्सपेक्टेशन पूरा हो जाता है तो लोग उससे कुछ और एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं डेमोक्रेसी से। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है कि एज पीपल गेट्स सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। तो डेमोक्रेसी से लोग एक्सपेक्टेशन लगातार बनाए रखते हैं, इसका एग्जामिनेशन कभी ख़त्म ही नहीं होता है। दैट इज़ वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन दे विल ऑलवेज कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशन एंड मैनी कंप्लेंट्स। जब भी आप लोगों से पूछे कि डेमोक्रेसी कैसा काम कर रहा है तो वो हमेशा कोई ना कोई कमी सुनाएंगे या फिर कोई ना कोई अपना एक्सपेक्टेशन सुनाएंगे कि ऐसा होता तो और अच्छा होता है। तो ये जो लोग सुनाते हैं ना एक्सपेक्टेशन, यही खास बात है डेमोक्रेसी का। ठीक है, चलिए, द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इट सेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे लिखा है कि जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि डेमोक्रेसी कितना सक्सेसफुल है। ठीक है, ये शो करता है कि पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स एंड द हाई एंड द माइटी। ये शो करता है कि लोग के पास ये अवेयरनेस है कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से, लोगों को ये मिलना चाहिए। ठीक है, लोगों को ये बात का रियलाइज़ है। ठीक है, और साथ ही साथ वो लोग क्रिटिकली जो पावर होल्डर्स है, जो गवर्नमेंट है, उसको क्रिटिसाइज़ कर सकती है। ठीक है, ये लोगों के अंदर पावर है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, वो ये चीज़ शो करता है। ठीक है, अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिसैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। काफ़ी अच्छा बात बोला गया है कि लोग डिसैटिस्फैक्शन जो शो कर रहे हैं ना, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि डेमोक्रेसी वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि लोग यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, सिटीजन है। क्योंकि सब्जेक्ट मतलब एक गुलाम, मतलब ठीक है, एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट की तरह। लोग यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि आप कैसे भी आके रूल करके चले जाएंगे। लोग यहाँ पे एक सिटीजन है, लोगों को कैसे रूल करना है ये लोग डिसाइड करेंगे। यही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पावर है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब, यही था ये टॉपिक, इसके साथ चैप्टर एंड हो जाता है। देखते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा। ये कार्टून भी आप ध्यान रखेंगे, वुमेन अपने हक के लिए लड़ रही है, मोरल करेज आया है, लीगल फोर्स आया है। ठीक है, इसको यहाँ पे इस कुर्सी पर बैठने का जो पावर है कहाँ से मिला है, मोरल करेज और लीगल सपोर्ट डेमोक्रेसी की वजह से मिला है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है ये कार्टून दे दे और बोलेंगे एक्सप्लेन करो। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा इस टॉपिक से।
सबसे पहला क्वेश्चन तो इस लाइन के ऊपर बन जाएगा जो यहाँ पे बोले थे कि व्हाट इज़ मोस्ट, ठीक है। आपसे बोलेंगे कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ अप्रोप्रिएट आर्गूमेंट्स। इसका एग्जाम कभी खत्म ही नहीं होता, इसको सपोर्ट कीजिए। तो ये सब जो हम अंडरलाइन किए हैं, एक बार ब्लू से, फिर ग्रीन से, फिर ब्लू से ग्रीन से, ब्लू से ग्रीन से, ये सभी को आपको पॉइंट वाइज लिख देना है पूरे चीज़ को, ठीक है। समझ लीजिए, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आप। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन द वेज इन विच डेमोक्रेसी हैज़ सक्सीडेड इन मेंटेनिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी कैसे लोगों को डिग्निटी और फ्रीडम देता है। तो जो हम अंडरलाइन किए हैं वो सब बात आप लिख सकते हैं। वुमेन का एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं यहाँ पे कि वुमेन कैसे लड़ती हैं अपने लिए, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या एज प्रोवाइड करता है किसी भी स्ट्रगल में, तो डेमोक्रेसी क्या करता है, लीगल और मोरल फोर्स प्रोवाइड करता है किसी भी स्ट्रगल के लिए, ठीक है। फिर आप कास्ट इनइक्वालिटी का भी एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं, ठीक है। इतना ही चीज़ बनेगा। और क्वेश्चन में अगर आपको ये 2 वर्ड दिख जाता है तो आप समझ जाएंगे कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन है, और जो हम अंडरलाइन किए हैं उसकी बेसिस पे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे यहाँ पे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है MCQ, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज करेक्ट। तो डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड, डेमोक्रेसी में क्या खत्म हो चुका है, कन्फ्लिक्ट अमंग पीपल, ये तो थोड़ा मोड़ा होता ही है अभी भी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये भी है ही, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये तो होता ही है, आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, हाँ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी एलिमिनेट हो चुका है डेमोक्रेसी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 6 देखिए, इसमें बोला गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसेसिंग डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी का आकलन कर रहे हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। तो डेमोक्रेसी नीड टू इंश्योर, डेमोक्रेसी में क्या चाहिए हमें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये तो होता ही है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी होता ही है, मेजोरिटी रूल, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या करे, मेजोरिटी रूल करे वहाँ पे, ठीक है। मेजोरिटी कम्युनिटी नहीं, मेजोरिटी रूल करे, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, ये होता ही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 7 देखिए, स्टडीज़ ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी शो डैट, पॉलिटिकल और सोशल इनइक्वालिटी में क्या शो होता है। देखिए डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर, ऐसा कुछ नहीं है। इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी, हाँ ये राइट है। इनइक्वालिटी डू नॉट एग्जिस्ट इन डिक्टेटरशिप, ये तो गलत बात है। डिक्टेटरशिप इज़ बेटर देन डेमोक्रेसी, ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, जो हम क्वेश्चन बोले उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और जो भी हम अंडरलाइन कर रखे हैं उसी तरीके से आप भी अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक में, ठीक है। यही आपका नोट्स होगा, अलग से कुछ प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है, बस इतना ही है। और वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए, यह आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।